यार देखो, अब हम ये पेपर शुरू कर रहे हैं मई जून 2023 का। ठीक है, पेपर टू का आप लोगों को एक मैंने करा दिया था, ये दूसरा पेपर है जो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कल मॉक है तो उसमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो लाजमी इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने पेपर को देखना है किस तरह से अटेम्प्ट करें। ठीक है, पेपर कब का है भाई? पेपर हमारे सामने है ये मई जून 2023 का, वेरिएंट 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, अब केस पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, अब देखो केस क्या है। एवरीवन थिएटर, थिएटर का बिजनेस है। अब फौरन जब भी तुम केस पढ़ो ना तो देखो जिस चीज़ का बिजनेस है फौरन दिमाग में ले आओ कि यार ये थिएटर किस किस्म का होगा, कैसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, हम क्या करते हैं। तो जितना आपको रियल नॉलेज होगी ना, अगर आपने देखा हुआ होगा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए उस बिजनेस को, तो आप उतना अच्छा उस केस को पढ़ सकते हैं, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी आंसर राइटिंग कैसे होती है क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका था। ठीक है, तो जो चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मैं कोशिश करूंगा दोबारा उनकी रिपीटेशन ना हो। अच्छा, अब ये थिएटर का बिजनेस है हमारा। कहता है जेन एंड जारा, यानी कि ये दोनों कौन हो गए? दो बंदे हैं, तो पार्टनर्स हो गए। ठीक है, आर बोथ एक्टर्स, ये दोनों एक्टर्स हैं। दे प्लान टू स्टार्टअप अ थिएटर इन अ लो इनकम एरिया ऑफ मेन सिटी। देखो, लो इनकम एरिया, ये सारे क्या होंगे? ये आप एप्लीकेशन के तौर पे अपना यूज कर सकते हैं। और स्टार्टअप है इनका, ये भी आप एप्लीकेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये लोग एक स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप। ठीक है, एक स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो जब भी आप केस पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा ये पार्टनर्स हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए यार पार्टनर्स है यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होगी। पार्टनरशिप के फायदे क्या हैं? दे कैन कंसल्ट विद ईच अदर। ठीक है, लॉसेस शेयर होंगे, इसी तरह नुकसान ये कि प्रॉफिट भी शेयर होंगे। तो फौरन ये चीज़ें आपके दिमाग में फौरन चलना चाहिए जैसे ही आप ये टर्म्स देखें। फिर कहता है कि वो कहाँ कर रहा है? लो इनकम एरिया में, यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन कर रहा है। देखो हमने टॉपिक पढ़ा है ना ये मार्केट सेगमेंटेशन मार्केटिंग में, कि क्या होता है, हम डिफरेंट बेसिस पर मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, इनकम के बेसिस पर, जेंडर की बेसिस पर, ठीक है, एज की बेसिस पर। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं जिस पर हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, एक नीश को अपनी आइडेंटिफाई करते हैं। हमने पढ़ा था एक नीश मार्केटिंग होती है, एक मास मार्केटिंग होती है। तो नीश, हम एक जब मार्केटिंग करते हैं हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं सेगमेंट ऑफ द मार्केट और उसको टारगेट करते हैं, जैसे इन लोगों ने लो इनकम को सेलेक्ट कर लिया। आगे कहता है जेन एंड जारा बिलीव दैट हेल्पिंग द कम्युनिटी इज एज इम्पोर्टेंट एज बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। अब देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि, तो इन्होंने क्या किया कि ये समझते हैं कि यार हमारे लिए हेल्पिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखो ये बात पढ़ी हुई है कि हेल्पिंग कम्युनिटी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। बिजनेस के इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे अगर आप लोग याद करो हमने क्या पढ़ा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में, एक होता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, है ना। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हैं, डिफरेंट बिजनेस के होते हैं। कुछ का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। कुछ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ग्रोथ चाहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस तेज़ी से एक्सपेंड हो। कुछ चाहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हो जाए, है ना। कुछ बिजनेस ये चाहते हैं कि मार्केट शेयर इंप्रूव हो जाए, हमारा बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं डिफरेंट बिजनेसेस के। तो इसी तरह एक इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं। आगे कहता है द थिएटर विल बी अ प्राइवेट सेक्टर। अब देखो प्राइवेट सेक्टर की फॉरेन डेफिनेशन आना याद आना चाहिए आपके दिमाग में, कि क्या होता है कि बिजनेसेस, क्या होता है, रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये प्राइवेट सेक्टर बिजनेस होता है। तो कहता है कि थिएटर जो होगा ना वो प्राइवेट सेक्टर में होगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। एंड जेन एंड जारा हैव टू डिसाइड वेदर टू स्टार्टअप एज अनइनकॉर्पोरेटेड। हाँ, एज एन अनइनकॉर्पोरेटेड। अब ये टर्म आपको हमने देखो क्लास में कई दफ़ा डिस्कस की, एक होता है इनकॉर्पोरेटेड, एक होता है अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड क्या होता है? जैसे पार्टनरशिप हो गया, जैसे हमारे पास क्या हो गया, सोल ट्रेडर हो गया। इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है? कंपनी। सही है, कंपनी में पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड दो किस्म की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने कहा कि अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस करूं, और ये मैंने आपको बात बताई थी कि अनइनकॉर्पोरेटेड क्या, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को हम दोनों को हम यूज़ करते हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कंपनी। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस बनाएं या लिमिटेड कंपनी। अब ये लिमिटेड कंपनी यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वरना वो बताता कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, आगे। अब पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड का फर्क भी आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए। आगे कहता है जेन इज प्लानिंग टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो फोरकास्ट। यार ये सेक्शन 5 की चीज़ है, ये भी हमने वैसे पढ़ा नहीं है बहरहाल। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर
Zara knows they will need to set business objectives for the theater and also decide on a leadership style। यार ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तीन स्टाइल के लीडरशिप हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास हमने पढ़ा ऑटोक्रेटिक होता है ना, ऑटोक्रेटिक जो डंडा स्टाइल होता है। एक हमारे पास होता है डेमोक्रेटिक, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक हमारे पास होता है लेज़ी फेयर, ठीक है। उसमें क्या होता है जो हमने पढ़ा था, ये फ्रेंच वर्ड होता है लीव टू डू, जैसे दिल चाह रहा है अपना काम करते चले जाओ। तो तीन स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, फौरन दिमाग में आना चाहिए कि भाई तीनों में क्या क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज कर वो क्या कहता है कि ज़ारा नोस दे विल नीड टू सेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव अब फौरन सोचो सेट करने का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होते हैं, क्या करना चाहिए, ये भी हम कई दफ़ा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट। तो उसको उसने कहा कि दे विल नीड टू सेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर द थिएटर एंड ऑल्सो डिसाइड ऑन अ लीडरशिप स्टाइल टू यूज व्हेन मैनेजिंग एम्प्लॉयज। ईटी विल हैव 24 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज। अभी जो 24 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज है ना, ये आपकी एप्लीकेशन है भाई, ठीक है। ये एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हैं एज शोन इन दी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इन अपेंडिक्स वन। अब जैसे ही बोलता है अपेंडिक्स वन, तो फौरन आप अपेंडिक्स वन में आ जाओ। देखो उसने आपको ये चार्ट बना के दिया हुआ है। मार्केटिंग मैनेजर कौन है? ज़ारा। ज़ारा ने एक रोल ले लिया मार्केटिंग मैनेजर का, और फाइनेंस और एडमिन का रोल ले लिया जेन ने। अब देखो ज़ारा के अंडर कितने लोग हैं, आप देखो कि ये मार्केटिंग मैनेजर है ना, अब इसके पास है बैक स्टेज, यानी कि कह रहा है कौन लोग है बैक स्टेज पे, कौन है, कॉस्ट्यूम वाले, सीनरी वाले, ये 6 लोग हैं इसके पास, ठीक है। अगर आप अब जहन में लाओ ना, जिसको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा थिएटर में कैसे क्या चीज़ होती है, तो वो अच्छा समझ सकता है इसको। 10 एक्टर होंगे, ये भी इसके अंडर है, और 2 प्रमोशन वाले लोग हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 6 + 10 16, 18 लोग इसके पास हो गए। अब 24 टोटल लोग हैं, आपको पता है ना। अच्छा, अब फाइनेंस एंड एडमिन वाले के पास जाहिर सी बात है कम बंदे होंगे। तो कह रहा है कि क्लीनर्स कितने हैं? 3 क्लीनर हैं और 3 टिकट ऑफिस वाले लोग हैं, तो 6 बंदे इसके पास है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं आगे हम। कहते हैं कि यहाँ से पढ़ रहे हैं, जेन एंड जारा प्लान टू पुट ऑन परफॉर्मेंस इन द इवनिंग्स फॉर लोकल पीपल एंड टूरिस्ट, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार शाम के टाइम करेंगे 2 लोगों के लिए। इसने 2 लोगों को टारगेट किया, एक लोकल पीपल और एक टूरिस्ट, इन दोनों को टारगेट किया है। देयर विल बी 100 सीट्स। अच्छा, 100 सीट है, ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपको पता चल गया कि भाई हमारी कैपेसिटी ये है। अच्छा, ये लोकल पीपल और टूरिस्ट, इनको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ भाई, ठीक है। अच्छा, फिर 100 लोगों की कैपेसिटी आप एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा लोगों को हम नहीं कर सकते, ठीक है, अकोमोडेट। बट नॉट ऑल सीट्स विल बी सोल्ड इफ द टिकट प्राइस इज टू हाई। बिल्कुल सही बात है, अगर बहुत महंगा टिकट दोगे तो कोई नहीं आएगा, बहुत सस्ता दोगे तो ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, सही है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। द मार्केटिंग मैनेजर ज़ारा will need to decide which performance to put on, what price to charge and which refreshments to sell। अब ये देखो, ये 4 पीस से रिलेटेड है जो हमने पढ़ा है। 4 पीस क्या थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो यही बता रहा है कि मार्केटिंग मैनेजर का ये काम है कि उसको डिसाइड करना है कि विच परफॉर्मेंस टू पुट ऑन, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में, व्हाट प्राइस टू चार्ज एंड विच रिफ्रेशमेंट्स टू सेल, कि किसको हम बेचें। आगे कहता है ज़ारा will also need to decide between the two possible options for the first performance when the theater opens, ठीक है। उसको दो, उसके पास ऑप्शंस हैं, उसको अब ये सोचना है कि यार कौन सी परफॉर्मेंस मैं करवाऊं। कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑन द टू ऑप्शन इज शोन इन अपेंडिक्स टू। अब फॉरन अपेंडिक्स टू में आएंगे कि भाई इसके बाद 2 ऑप्शन है। अब इसको ना चूज करना यार कौन सा वाला ऑप्शन में मैं काम करूं। तो अगर आप देखो कि ऑप्शन वन में क्या है, कह रहे हैं नंबर ऑफ एक्टर्स या एम्प्लॉयज 7 चाहिए, और ऑप्शन टू में 24 चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। अब देखो यहीं से हमें पता चल गया कि यार ऑप्शन टू में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, तो ज़रा मुश्किल होगा करना उसको, ठीक है। ये इसकी बात सामने आ गई। फिर एवरेज कॉस्ट पर एक्टर या एम्प्लॉय, यहाँ पे $30 देने, यहाँ पे 10 देने, सस्ते में दे रहे हैं तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये यहाँ पे पर एम्प्लॉय एक नेगेटिव बात है, ये पर एम्प्लॉय यहाँ पे एक अच्छी बात है। अगर मैं टोटल वैल्यू निकाल लूँ ना, तो मैंने क्या किया, 7 × 30 कर दिया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 30 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 210। इसी तरह 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 240 आ गया। यानी कि ऑप्शन टू में टोटल खर्चा 240 है, अगरचे बहुत ज़्यादा बंदे बुला रहे हो, लेकिन क्योंकि वेज रेट कम है तो 240 खर्चा आ रहा है, और ऑप्शन वन में 210 आ रहा है। आगे कह रहा है ऑल अदर कॉस्ट इंक्लूडिंग सीनरी, कॉस्ट्यूम्स एंड प्रमोशन, इसकी कॉस्ट कितनी है? कह रहा है भाई 1000 आ रही है, ठीक है। तो अब देखो अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो ये एम्प्लॉय की कॉस्ट ले लो और ये वाली कॉस्ट ले लो, अदर जो कॉस्ट आ रही है, तो टोटल मिला के 1210 आ रहा है हमारे पास। दूसरे ऑप्शन टू में क्या है हमारे पास, कह रहा है कि ये जो अदर ऑल अदर कॉस्ट है ये 2000 है, तो वहाँ पे भी आप ये करो कि 2000 में आप 240 मिला लो, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 2240। आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई? 2240, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, आगे
कह रहा है फोरकास्ट रेवेन्यू अज्यूमिंग ऑल 100 सीट्स आर सोल्ड। ये अज्यूम कर रहा है कि अगर सारी 100 की 100 सीटें दोनों ऑप्शन में बिक जाए तो इतना पैसा आएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास टोटल आ रहा है 2500। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इसको कर लिया कि डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100 के पर सीट कितना आ रहा है, तो पता चला $10 पर सीट आ रहा है। एक सीट $10 की आप बेच रहे हैं। यहाँ पर है इसको डिवाइड बाय 100 किया तो 25, यानी कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये ज़रा चीपर ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ज़रा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट के, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो मैंने यही किया, मेरे पास टोटल रेवेन्यू ये है 1000, ये 1000 लिया। कॉस्ट आ रही थी 1210, और कॉस्ट कैसे आ रही थी, देखो 1000 ये, 210 ये, दोनों मिला के 1210 आ रही थी, ये मैंने लिखा। 1000 में से 1210 निकाले, 210 आया, लॉस हो गया, सामने नजर आ रहा है। इस केस में क्या किया, 2500 माइनस 2240, देखो ये ऊपर से लिया 2240, आंसर आ गया 260, ये प्रॉफिट आ रहा है। तो ये देखो अगर हम देखा जाए तो हम बोलेंगे ऑप्शन 2 की तरफ जाओ, क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है हमें, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कह रहा है इन द डे टाइम द थिएटर बिल्डिंग विल बी यूज्ड बाय डे केयर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने कहा, जैसे है ना टीएलएस यार, सुबह के टाइम पढ़ा रहे हैं और शाम के टाइम आईबी ग्रेड्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो बिल्डिंग फुली यूटिलाइज हो रही है, ठीक है ना। तो ओनर को फायदा होता है, क्योंकि भाई बिल्डिंग ले ली, एक टाइम काम कर रहे हो, बाकी टाइम फारिग है, तो उससे फिर नुकसान है ना यार, कि रेंट तो जा रहा है वही उसका, और यूटिलाइजेशन कम हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई डे टाइम में हम क्या करेंगे, शाम में तो हम टूरिस्ट और लोकल पीपल के लिए हम ये करेंगे, लेकिन डे टाइम में हम क्या कर लेंगे कि हम इसको यूज कर लेंगे, किसी डे केयर को दे देंगे, लोकल सोशल एंटरप्राइज, किसी सोशल एंटरप्राइज को दे देंगे, ठीक है। जो डे केयर वगैरह ये लोग आफ्टर करता हो बच्चों को, इन सब चीज़ों को। कह रहे डे केयर टेक्स केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5, सो दैट लो इनकम फैमिली मेंबर्स कैन गो आउट टू वर्क। अभी क्या कर रहे हैं, ये जो 5 साल तक के बच्चे उनको अपने पास रखते हैं, ताकि जो लो इनकम वाले बंदे हैं ना, वो बोथ यानी कि पेरेंट्स उनके वर्किंग हैं, तो क्या होगा वहाँ पर कि इस तरह से ये होगा कि जब बच्चों का वो लुक आफ्टर कर लेंगे तो पेरेंट्स टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। कह रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एजुकेशन भी ये लोग देते हैं फॉर चिल्ड्रन विच हेल्प्स देयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस बिफोर दे स्टार्ट स्कूल। प्री स्कूलिंग भी इनको करा देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है डे केयर वाले। सम ऑफ डे केयर्स ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट टू दोज ऑफ ईटी। सही बात है, ईटी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, डे केयर वाले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं होंगे, तो इनके अदर ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, कि कम्युनिटी का वेलफेयर देखना, ये सारे इनके अदर ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। अच्छा आगे कह रहे हैं नोट द नंबर इन ब्रैकेट्स आर, अच्छा ये मैंने पहले नहीं पढ़ा था, कह रहा है द नंबर इन ब्रैकेट्स आर द नंबर ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हु वर्क इन ईच डिपार्टमेंट। ये सारे के सारे एम्प्लॉय पार्ट टाइम है, देखो ये ऊपर ये बात बता भी चुका था कि 24 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज है, देख रहे हो ये हाईलाइटेड जहाँ मेरा कर्सर आ रहा है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अपेंडिक्स 2 डिस्कस कर चुके हैं। अपेंडिक्स 3, ईमेल फ्रॉम जेन टू जारा, जेन ने जारा को ईमेल की। देखो इसी तरह ईमेल करते हैं, टू जारा फ्रॉम जेन, डेट आ गई आपके पास, और ये होता है सब्जेक्ट आपका, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कहता है कि वी वांट टू सपोर्ट द लोकल कम्युनिटी, हम लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, एंड वी नीड टू मेक डिसीजन अबाउट द फॉलोइंग, इन चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं। शुड बी पे फेयर वेजेस इवन दो दे मे बी हायर देन दोज पेड बाय कंपीटिंग थिएटर्स। क्या हम फेयर वेजेस दें यार, मिसाल के तौर पर अगर इंडस्ट्री 35,000 दे रही है अपने बंदे को, यार फेयर वेज तो 45 बनती है, क्या हम दें 45? क्या हमें ज़रूरत है ये काम करने की? जब सब 35 दे रहे हैं तो हम भी 35 देते हैं, अगरचे सब गलत कर रहे हैं तो क्या हुआ यार, हम क्यों खामोखा अपनी कॉस्ट बढ़ाएं, ठीक है, एक सवाल है। अब इसमें यार दोनों बातें, अगर वेज बढ़ाओगे तो क्या फायदा होगा, आपने फौरन सोचना है, एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट नहीं आएगी, सही है ना, ये सारी बातें आपके पास आती हैं। लेकिन बढ़ाओगे साथ साथ कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिटर्न टू पार्टनर्स कम हो जाएगा आपके पास, या अदरवाइज आप कह सकते हो कि आपको हो सकता है अपना टिकट की प्राइस बढ़ानी पड़ जाए, क्योंकि आप उतने में नहीं बेच सकते जितने में अदर थिएटर बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स है। कह रहे हैं ओनली बाय कॉस्ट्यूम्स प्रोड्यूस्ड इन द लोकल कम्युनिटी, अगर सिर्फ लोकल कम्युनिटी से लोगे तो लोकल कम्युनिटी में रोजगार बढ़ेगा, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, हो सकता है आपका ब्रांड इमेज भी बेहतर हो जाए, लोग कहें यार ये लोकल उनको सपोर्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा लोकल लोग आपका थिएटर में आना शुरू हो जाएं, आपकी जो भी आप चीज़ें दिखा रहे हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपके पास हो गई। आगे कह रहे हैं परचेज ऑल रिफ्रेशमेंट फ्रॉम सप्लायर्स दैट डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, उनसे खरीदो जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे, उन सप्लायर से रिफ्रेशमेंट लो। अब देखो यहाँ पे भी हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मसला ये है
ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इन्वायरमेंटल कोई प्रेशर हमें नहीं आएगा। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना कि यार तुम इन्वायरमेंट को ये करो वो करो, ये तो हमें फायदा हो जाएगा, लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और यार ये भी बात है, देखो ये यहाँ पर भी बात है और यहाँ पे भी, क्या पता आपको लोकली इतनी अच्छी सप्लाई ना मिल पा रही हो, या आपको उन सप्लायर से जो इन्वायरमेंट को अच्छा रखते हैं वो इतनी अच्छी सप्लाई ना करें, उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, वो ये काम तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे उनके पास चीज़ें ना हो। ठीक है, तो ये सब बातें हमारे पास हो गई, ये था हमारा केस जो कि हमने इसको देख लिया।